दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। आखिर जस्टिन ट्रूडो ने क्यों छोड़ी कुर्सी? अमेरिकी नेवी और इजरायली आर्मी पर हमले। क्या यमनी हुथीज ने बना लिया जंग का प्लान? यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने पकड़ा ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 और सऊदी इंटेलिजेंस के जासूसों का नेटवर्क। अब तक इन लोगों ने क्या मिशन दिया अंजाम? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तेज रफ्तार से क्यों घबराया फ्रांस? मैक्रोन ने दी ईरान को बंद लफ्जों में क्या बड़ी वार्निंग? IRGC के कमांडर सलामी ने क्यों कहा दुश्मन हार चुका है, उसके पास भागने का रास्ता नहीं? और आखिर सूडान में करोड़ों लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्यों UN को हो रही है बड़ी फिक्र? चले करते हैं मिडिल ईस्ट मॉर्निंग की शुरुआत। लेकिन पहली खबर मिडिल ईस्ट से नहीं, आज की सबसे बड़ी खबर और उस तरफ की दुनिया से है। अपने पार्लियामेंट मेंबर्स के भारी एहतजाज के बाद, भारी विरोध के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया है। वो लिबरल पार्टी के लीडर के ओहदे से भी इस्तीफा देंगे। कनाडा के एक ऑफिशियल के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के नए लीडर के चुने जाने तक प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे रहेंगे और जैसे ही नया लीडर चुना जाएगा वो कुर्सी से हट जाएंगे। उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो साल 2015 में कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी के 10 साल की हुकूमत के खात्मे के बाद पावर में आए थे। शुरुआत में उनके सॉफ्ट और रिफॉर्मिस्ट इमेज की कनाडा में बहुत तारीफ हुई, मगर कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई के बाद जस्टिन ट्रूडो की शोहरत बेहद तेजी से नीचे गिर गई। अब आते हैं वापस मिडिल ईस्ट पर। यमन के अंसर अल्लाह यानी कि हाउथीज मूवमेंट ने अमेरिका के वॉरशिप समेत इजरायली ठिकानों पर बड़े हमले करने का ऐलान किया है। एक स्टेटमेंट में यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ऐलान किया कि उन्होंने यानी YAF ने कामयाबी के साथ नॉर्दर्न रेड सी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन के खिलाफ मिसाइल्स और ड्रोन से एक मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया है। इस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, कामयाब हमला किया, ये सारी ने कहा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर था, इस पे फाइटर जेट्स वगैरह सब उतरते हैं, सब आपको पता है। यमनी आर्म फोर्सेस ने 2 इजरायली मिलिट्री साइट्स पर भी ड्रोन से हमला करने की इत्तला दी है। याहिया सारी ने ये बयान एक्स पर रात 12 बजे के बाद यानी 7 जनवरी की तारीख लगने के बाद शेयर किया। यमन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उन्होंने दिसंबर 2024 में यानी पिछले महीने और शायद आखिर में उन्होंने ब्रिटिश MI6 इंटेलिजेंस एजेंसी और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए चलाए जाने वाले जासूसी नेटवर्क को नाकाम बना दिया। यमन में ये जासूसों का पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था। एक तफसीली स्टेटमेंट में यमनी सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सऊदी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर जासूसी करने एजेंट्स एजेंट्स को भर्ती किया और उनकी ट्रेनिंग की ताकि वो मुल्क में यमन के स्ट्रेटजिक एसेट्स को टारगेट करने वाली इंटेलिजेंस यानी मालूमात और एक्टिविटीज अंजाम दे सकें। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश और सऊदी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ने रियाद में इन ऑपरेटिव्स को सर्विलांस और मालूमात जमा करने की टेक्निक्स सिखाई थी कि कैसे इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया जाता है। इन ऑपरेटिव्स को या इन जासूसों को, इन एजेंट्स को कह लीजिए, एडवांस जासूसी करने वाले इक्विपमेंट्स भी दिए गए। इनमें ऐसी डिवाइसेस शामिल थीं जो प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग यानी कि सटीक लोकेशन ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेट्स जमा करने में मददगार थी, यानी बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई। यमनी अथॉरिटीज के मुताबिक, ये दावा है यमनी अथॉरिटीज के मुताबिक ये रिक्रूटेड नेटवर्क मिलिट्री और सिक्योरिटी साइट्स को टारगेट करने का इरादा रखता था और मुल्क के अहम लीडर्स के घरों, उनकी मूवमेंट्स, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और लोकेशंस को मॉनिटर और ट्रैक करना चाहता था और कर भी रहा था। ये जासूसी नेटवर्क स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज को भी टारगेट कर रहा था, जैसे कि मिसाइल फोर्स और ड्रोन यूनिट्स और व्हीकल्स, और इन जासूसों ने दूसरे टारगेट्स पर GPS डिवाइसेस भी लगाई थी जिनसे उन्हें या उनमें बैठे लोगों को निशाना बनाया जा सके। गाड़ी हो, आर्मर व्हीकल हो, घर हो, कहीं भी हो, कुछ भी। तो ये सब कुछ था। तो ये दावा है यमन के हाउथीज के कंट्रोल वाले जो यमन है उसके ऑफिशियल्स का कि ये MI6 और सऊदी इंटेलिजेंस ऐसा कर रही थी। खैर, बढ़ते आगे।
حماس نے کٹرپنتھی اسرائیلی منسٹر بیزلیل سموٹرچ کے اس بیان کا جواب دیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اسرائیلی فورسز کو نابلس اور جنین کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا چاہیے جیسے غزہ کے ساتھ کیا گیا، یعنی کہ ویسٹ بینک کے ان علاقوں کو بھی قبرستان میں تبدیل کر دینا چاہیے جیسے غزہ کو کر دیا گیا۔ حماس نے اس بیان کو ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے قتل و غارت کرنے کے لیے اکساوے بھرا بیان قرار دیا کہ اس سے سیٹلرز پھڑکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہی سب کریں جو غزہ میں آئی ڈی ایف نے کیا۔ ایک اسٹیٹمنٹ میں حماس نے کہا کہ سموٹرچ کا یہ بیان کٹر پنتھیوں کے ایجنڈا کا حصہ ہے جو کہ ویسٹ بینک پر اپنا قابو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے رہائشیوں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں، انہیں کھدیڑ دینا چاہتے ہیں۔ المعدین کی خبر کے مطابق حماس موومنٹ نے فلسطینی عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنی قومی مقام کی حمایت کے لیے، حفاظت کے لیے اکٹھا ہو کر ریزسٹنس کے راستے پر چلیں، اپنی رینکس کو مزید مضبوط کریں، اپنی موجودگی کو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اور کہا ہے کہ اور اسرائیلی آکوپیشن فورسز کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ان کی باربرک پالیسیز کا جواب دیں۔ یہ حماس کا بیان ہے اور المعدین میں ہے، جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا تیز رفتار سے آگے بڑھنا اور یوکرین کے خلاف جاری جنگ میں ایران کا رشیا کی حمایت کرنا اب فرانس کو کھٹکنے لگا ہے۔ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمنوئل میکرون نے کہا ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا اسٹریٹجک اور سیکیورٹی چیلنج ہے، یعنی ایک طریقے سے سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میکرون نے کہا ہے کہ ایران فرانس، یورپ اور تمام ریجن کے لیے سب سے بڑا اسٹریٹجک اور سیکیورٹی چیلنج ہے۔ میکرون نے ایمبیسڈرز کے لیے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ یہ مسئلہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ چرچا کا ایک اہم ٹاپک ہوگا، یعنی جب میکرون ڈونالڈ ٹرمپ سے بات کریں گے اور ویسٹ کے لیڈرز بات کریں گے تو ایران اپنا جو نیوکلیئر پروگرام تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے اس کو لے کر جو خدشات ہیں وہ ٹرمپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ میکرون نے کہا کہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام کی تیز رفتار ہمیں اس حد تک وارننگ آ رہی ہے، ہمیں اس حد تک لے جا رہی ہے جہاں سے واپس لوٹنا مشکل ہوگا۔ یعنی فرانس کے پریزیڈنٹ بھی ایران کے اوپر کسی ملٹری ایکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے، جہاں سے لوٹنا مشکل ہو۔ یعنی ایک بار جس طرف ہم آگے بڑھ گئے ہمیں اس حد تک کھینچ لے گا ایران کہ ہم وہ قدم اٹھا لیں گے پھر واپس کھینچنا مشکل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے بڑھتے ہیں سر۔ لبنان کے حزب اللہ کی اسرائیلی رجیم پر اپنی مرضی تھوپنے میں کامیابی کو سراہتے ہوئے اسلامک ریولوشن گارڈ کارپس کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ریزسٹنس فرنٹ اپنی طاقت کے اونچے مقام پر ہے، سب سے اونچے معیار پر۔ IRGC کے کمانڈر نے کہا کہ دشمن تھک چکا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، دشمن کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یمنی فورسز جو جنرل سلیمانی سے انسپائر ہو کر دشمن کا راستہ روکے ہوئے ہیں وہ زائنزم کے دل پر حملے کر رہی ہیں، سینٹر پر حملے کر رہی ہیں، یعنی تل اویو ہم سب جانتے ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ اسرائیلی دشمن کو شکست دے دی گئی ہے اور وہ اپنی نفرت میں بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہا ہے۔ یعنی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو جیت نہیں مل رہی، اسرائیل ہار چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، بس وہ غزہ میں قتل عام کر رہا ہے کیونکہ اسے اپنی کھیج نکالنی ہے۔ یہ جنرل حسین سلامی کہہ رہے ہیں۔ اب غزہ کا بھی حال لے لیتے ہیں۔ غزہ میں 458 دن جب پورے ہوئے اسرائیل کے حملوں کو تو آنکڑا کیا رہا، یہ یاد دلانا آپ کو بہت ضروری ہے۔ آج آخر میں لائے، کچھ کہتے ہیں شروع میں غزہ کی خبریں دیں، کچھ کہتے ہیں بعد میں دیں، کچھ کہتے ہیں بھائی اب غزہ کی خبریں دیکھی نہیں جاتی، مت دیا کریں۔ لیکن خبر تو خبر ہے، اور میں سچ بتاؤں جو آپ کو نہ پسند آئے وہی خبر ہے، جو آپ کو پسند آئے اس میں سے 90% پروپیگنڈا اور ایجنڈا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نبض دیکھ کر بتایا اور بنایا گیا ہے۔ ہم تو خیر اخباروں کے حوالے سے، ساری پکی سورسز کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ 458 دن جب ہوئے غزہ میں جاری حملوں کے تو یہ بتایا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 قتل و غارت ہوئے، 3 میسیکرز ہوئے، 48 لوگ مار دیے گئے، 75 زخمی ہوئے۔
45,854 कुल मरने वालों की तादाद 7 अक्टूबर 2023 से 6 जनवरी 2025 तक पहुंच गई। 1,09,139 कुल जख्मियों की तादाद है। इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो मलबों के नीचे दबे हैं, वो लोग शामिल नहीं हैं जिनका अता पता मालूम नहीं है, वो कहाँ खो गए, वो कहाँ चले गए, वो किस सड़क पर पड़े थे, कौन सा बिल्ली और कुत्ता उन्हें खा गया। डेली ब्रीफिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन गजा की। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री हमास के मातहत काम करती थी। ये उनके आंकड़े हैं जो उनके पास हैं। बहुत से लोगों के पास इसके अलावा आंकड़े होंगे, लेकिन सबसे ऑथेंटिक यही हैं, क्योंकि गजा में काम तो यही कर रहे थे, सरकार तो यही चला रहे थे और हमास के मातहत थे। खैर, सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज हों या हम जैसे जर्नलिस्ट हों, हम इन आंकड़ों के पार कभी नहीं जाते। हमास को भी पता होगा कि यही आंकड़े हैं, तभी तो वो मिनिस्ट्री को बता रहे हैं। जो भी हो, फिलहाल इब्राहिम रईसी साहब आप सबको याद होंगे, क्या शानदार प्रेसिडेंट थे ईरान के। अब उनके लिए एक उनकी यादगार के लिए एक और हमेशा याद रखने के लिए ईरान ने एक कदम उठाया है। इब्राहिम रईसी साहब जिस दिन शहीद हुए, उस दिन को अब मार्टियर्स ऑफ सर्विस डे के तौर पर मनाया जाएगा और इसे ईरान के नेशनल कैलेंडर में दर्ज कर लिया गया है। यानी यूँ कहें कि हमारे यहाँ जैसे सरकारी छुट्टियाँ हो जाती, जयंती या शहीदी दिवस, वैसे ये इनका एक शहीदी दिवस के तौर पर ईरान में मनाया जाएगा। उनके कैलेंडर में इसे दर्ज कर लिया गया है। आप सबको पता है कि 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी साहब शहीद हो गए थे। सीरिया की बात कर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि सीरिया में जब से इजरायली फौज घुसी है, दमिश्क में बैठी हुकूमत और नया निज़ाम तो खामोश है, लेकिन जहां घुसी है आईडीएफ, वहां के लोग झेल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं और अब तो अपनी ही हुकूमत से खिसिया गए हैं। वो बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अशर्क अल असवद की खबर ये बताती है कि सीरिया का जो कुनेत्रा रीजन है, वहां की आवाम फ्रस्ट्रेट हो चुकी है बुरी तरीके से, क्योंकि उनकी हुकूमत, उनका नया निज़ाम जो बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद बना, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है इजराइल की लगातार आगे बढ़ रही फौज के खिलाफ और उनकी कारगुजारियों के खिलाफ। आलम यह है कि आईडीएफ ने बफर जोन का दिखावा करके सीरिया की कुछ ज़मीन पर, हमने तो पहले सुना था दमिश्क कल पहुंच जाएगी, परसों पहुंच जाएगी, पहुंची नहीं, जहां तक पहुंची बता रहे हैं, कुनेत्रा के कुछ इलाकों में कब्जा कर लिया है ज़मीनों पर। अब यहां किसान अपने खेतों को नहीं जा पा रहे। बहुत से घर, अशर्क अल असवद की रिपोर्ट बताती है, बहुत से घर बुलडोजर से और दूसरी चीज़ों से गिरा दिए गए हैं। यहाँ वो लोग रहते थे जो सीरिया के थे, ये सीरिया की ज़मीन थी। बशर अल असद के ज़माने में तो ये नहीं हुआ कि किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज सीरिया की ज़मीन पर आ गई हो। ये कैसे लोग हैं और ये कैसे मुजाहिदीन हैं जिनके ज़माने में, जिनके दौरे हुकूमत में दूसरे ममालिक की फ़ौज सीरिया की ज़मीन पर आ गई और वो इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो यूएई जा रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर कतर जा रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं। बशर अल असद की जुल्म और उनकी हिटलर शाही अपनी जगह, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हम हर किसी से सवाल पूछते हैं। ईरान हो, सऊदी अरब हो, लेबनान हो, हमास हो, कोई हो, ये किसी के लिए मुजाहिदीन होंगे, खलीफा होंगे, हीरो होंगे, हमारे लिए महज एक पावर है जिनसे सवाल बनता है, क्योंकि अब सारा दारोमदार सीरिया का इन पर है। तो ये अब तक खामोश है और इनकी खामोशी शक के घेरे में भी है, सवाल भी उठा रही है। क्या इन्हें इजराइल से डर लगता है? खैर, सूडान की खबर ले लेते हैं, जहां पर 30 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग बुरी तरीके से मौत की कगार पर है। 3 करोड़ लोग, क्यों? इतनी बड़ी तादाद क्यों? और यूएन को इनकी फिक्र क्यों हो रही है? इन सबको बुरी तरीके से, शिद्दत से एड चाहिए। इन्हें एड चाहिए, इन्हें खाना और पानी चाहिए। इन लोगों के पास दवाइयों की कमी है। कहानी वही है जो गजा में है, बस थोड़ी सी बर्बादी कम इसलिए है क्योंकि वहां सीधी जंग इजराइल की फलस्तीन की आवाम के खिलाफ है। 46,000 लोग मर गए, यहां भी 1,000 लोग मरे,
لیکن یہاں پر پیراملٹری فورسز اور سوڈان کی آرمی میں آپس میں بھڑنت ہیں. ان کے علاقوں میں جو عوام رہتی وہ نشانہ بنتی ہے، لیکن دونوں طرف کی غریب عوام تو بھوک کی کگار پر ہے. یو این نے $4.2 بلین کے فنڈ کی مانگ کی ہے، کیونکہ 20.9 ملین لگ بھگ 2 کروڑ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ جو ہیں وہ بری طریقے سے اس وقت جوجھ رہے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس سے. کھانا، پانی، دوا ان کو میسر نہیں ہے اور ان کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. مڈل ایسٹ مارننگ نیوز آپ دیکھ رہے تھے. خوش رہیے، سلامت رہیے. کوئی فرقہ ہو، کوئی مذہب ہو، مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے. یہی انسانیت ہے.